कभी गोरखपुर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस आप करते थे, तो होम्योपैथी से लेकर राजनीति तक का जीवन, आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है वो कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन भारत एक ऐसा विविधताओं देश है कि यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं और बीच में परिस्थितियाँ उनके लक्ष्य को बदल देती हैं। तो मैं पेशे से चिकित्सक तो बना, लेकिन मैं पहले इंजीनियर बनने के लिए प्रयास में था और चूँकि मैं वेटिंग में 1 नंबर से उस समय आईआईटी में था और उस समय सुविधाएं नहीं थी जाने का, और हमारे जगह पर कोई 2 हो गया तो बड़ा ठेस पहुंचा। फिर हो गया कि पिताजी ने कहा कि अभी दूसरा, मेरी माँ बीमार हुआ करती थी, फिर मैं बीएससी करने लगा। मैं जब माँ बीमार बहुत हुआ करती थी तो पिताजी ने सारे समय पैसा सबका उसमें लगता था, तो मेरे मन में आया कि अब जब तक घर के लोग, किसी एक आदमी के बीमार होने में पूरे घर की ऊर्जा खर्च हो रही है, तो एक को डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है, तो लाओ डॉक्टर ही बन जाते हैं। तो उस समय चूँकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था तो सारे रास्ते बंद थे डॉक्टर बनने के, जो एलोपैथी है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी की भारत के कानून के मुताबिक। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक न्यू सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट लगा और लगा कि ये पैथी ऐसी है जो नुकसान नहीं करती, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास माँ को लेके गए तो पता चला कि ये दवाओं के नुकसान की वजह से पेट में घाव हो गया और उसके वजह से वो घाव नहीं ठीक हो रहा और दर्द बहुत हो रहा। तो ये लगता कि दवा नुकसान करती है, रोग ठीक करती है, नुकसान भी करती है, तो एक ऐसी पैथी लाई जो कोई नुकसान नहीं करती हो। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक पौधों पर आधारित पैथी है, जो पौधों की एंजाइम पर, कि वो केवल अमृत का काम करती है। दुनिया में जब पढ़ने लगे तो पता चला कि विष का तो है, विष अमृत है, और अमृत विष का उल्टा अमृत होता है। तो अमृत कहाँ है? तो ये पौधे में अमृत, ईश्वर अमृत रखा है कि जीन्स में जो एंजाइम बनते हैं, पौधे के एंजाइम अमृत के रूप में आदमी को स्वस्थ रखते हैं। तो जब पढ़ाई करने लगा, बायोलॉजी पढ़ा, फिर उसमें पता चला कि शरीर एक तरीके का ईश्वर का दिया हुआ ऐसा स्वरूप है कि शरीर के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वही जीवन है, और शरीर के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का समान रूप से होना स्वास्थ्य है, असमान रूप से होना रोग है, और उसको ठीक कर देना ही इलाज है, और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का बंद हो जाना ही मृत्यु है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए शरीर के अंदर एंजाइम बनते हैं। तो पौधे और जीव में समानता है, तो ऐसे से सारे कोई इंट्रासेलुलर एंजाइम फैक्ट्री में नहीं बनाई जा सकती है, तो पौधे में वो एंजाइम सारे मौजूद हैं। तो आयुर्वेद जो था, आयुर मतलब होता जो है आयु, मतलब उम्र होती है, जिंदगी होती है, और वेद मतलब होता है विज्ञान, कि ऐसे ज्ञान और विज्ञान से जिससे उम्र बढ़ाई जाए, उसका नाम आयुर्वेद था। लेकिन आयुर्वेद चूँकि परिष्कृत विज्ञान जो था वो बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हिसाब से पता चला कि ये दुनिया के लोग जो है शरीर में सेल के अंदर जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं उसी का इलाज करते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, पता चला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें हमको कैरियर बन सकता है, रोग ठीक कर सकते हैं, अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर बन सकते हैं। तो जब उसमें पढ़ने लगा तो पता चला भारत में तो उसकी दवाई नहीं बनती है, जर्मनी में बनती है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। आ तो गए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, लेकिन ये पता चला कि आसान नहीं, इसमें तो सब जिसका कानून बना उसके लिए तो 2 नंबर की दवाई बना जेल जाए, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कानून ही नहीं है तो इसमें 10 नंबर की दवाई बनने लगी। तो पता चला पूरी दुनिया में संपर्क साधना शुरू किया, फिर 14 देशों का कॉन्फ्रेंस कराया तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई बनाए। पता चला कानून बनाने के लिए नेता की ज़रूरत पड़ती है, तब तक मुकदमा हो गया एक गलत डॉक्टर की वजह से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, वो गलत तरीके से उसने मिसहैपनिंग किया, क्राइम के केस में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, और गवर्नमेंट से कहा कि किस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चल रही है और ऐसे ऐसे अपराधी लोग चलाते हैं। तो हमें जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि भाई ये पैथी है, और एक अपराधी की वजह से किसी विज्ञान पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। उस समय चीफ जस्टिस वाई.के. सबरवाल को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को माना, और उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम। द न्यू मेडिसिन बिल लाना होगा, पार्लियामेंट में जाना होगा। तो पता चला कि पैथी का कानून बनवाने के लिए पार्लियामेंट जाना होगा। जब पार्लियामेंट में आए तो पता चला कि नेता के पार्टियों के अधीन है, और नेता के पास कुछ है ही नहीं नीति बनाने का, पार्टी नीति बनाएगी। पता चला तमाम पार्टियों से संपर्क साधना शुरू किया, तो पार्टियों ने कहा पहले हमारा प्रचार करो, वोट मांगो, वोट इकट्ठा करके दे दो तो शायद आपका काम हम कर देंगे। तो उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी
पार्टी समाजवादी पार्टी थी, तो पता चला इनके लिए पीछे घूमना शुरू किया। पता चला एक मंत्री हमारे यहाँ थे, आयुष मंत्री थे, बेचारे उनके पीछे हुआ। उन्होंने कहा भाई टेक्निकल रूप से है, कानून बनाना तो बड़ा कठिन है, आप साथ दो। तो उनको हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दी। तो पता चला कि जब पढ़ने का अवसर मिला तो उस समय रोगी बहुत अधिक थे, अच्छे खासे। मैं स्वीडन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोपैथी किया। मैंने 4 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कराया, फिर तमाम नेताओं के संपर्क में गए, पूरा एविडेंस लेके घूमते रहे, झोला भर के जाते थे, इसी विधानसभा में नेताओं के पास जाते थे। तो पता चला किसी नेता की हिम्मत नहीं थी कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी की बात कर ले। वो अपने टिकट के चक्कर में रहता था, जीत के चक्कर में, मंत्रालय बनने के चक्कर में, किसी तरीके से। तो ये लगा कि हमें कि नहीं भाई, अब हमें खुद जब एक किताब मिली हमें अबाउट द पॉलिटिक्स पढ़ने का, चर्चिल का, तो क्योंकि मैं पढ़ने में वैसे भी था, हमारे घर में पिताजी मेरे 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क थे, अब हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में, तो लाइब्रेरी मेंटेन किया। तो उसमें एक किताब हमें मिला अबाउट द पॉलिटिक्स चर्चिल की। तो उसमें मेन पेज पे लिखा था कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति बहुत ज़्यादा ईश्वर की शक्ति से कम नहीं, ज़्यादा शक्तिशाली है। और उसके दूसरे पन्ने पर लिखा था कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। तो हमें लगा कि हमारी समस्या इलेक्ट्रोपैथी की इस पॉलिटिक्स से दूर हो जाएगी, इसलिए हमें राजनीति करना चाहिए। और हमें उस समय हमारी बिरादरी के लोग ढेर सारे रोगी हुआ करते थे। उसी बीच में जमुना निषाद हमारे यहाँ मंत्री हुआ करते थे, 2-2 मंत्री थे 2-2 विभागों के। पता चला कि एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए गए, उनसे पहले गोली चल गई, दूसरा आदमी मारा गया, लेकिन राजनीतिक दोस्ता के नाते बेचारे 18 साल लगे, किसी तरीके से विधायक बने, मंत्री बने, फिर 18 महीने बाद जेल में आ गए, 28 महीने बाद किसी दिन छूटे, तो मतलब 28 दिन बाद उन्हें उनकी संदिग्ध मौत हो गई। पता चला कि निषादों का वोट तो बहुत अधिक है। अब पता चला सारे नेताओं का इतिहास उठाए तो महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुबर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिन, ये फूलन देवी, ये सभी लोग जितने नेता आ रहे हैं निषादों के, वो सब मारे जा रहे हैं। पता चला ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, झुआ व वोट है, और इनकी पौआ पिला के वोट लेते रही। नेता जाते हैं तो इनको पार्टी पॉलिटिक्स में टिकट देना पड़ता है, तो इसलिए नेता सब मारे जा रहे हैं। तो पता चला लगा सेना बनाना पड़ेगा। तो उसी बीच में वो किताब जो मिली हमें कि हमारी जो समस्या है निषादों की, मछुआरों की, या गांव में गरीबों की समस्या इस राजनीति से दूर हो सकती है। तो उसमें ये पता चला कि राजनीति कुछ करती नहीं है। पहले त्रेता में भगवान राम निषाद राज बजट बनाते थे तो सुख था, और जब मुगल और अंग्रेज बजट बनाने लगे तो देश को बजट के बहाने लूट के ले जाने लगे। तो देश की जनता जागी तो इनको हटा के मार कर भगा दी, और पता चला कि अब संविधान से देश चलेगा। तो पता चला संविधान से देश चलेगा, संविधान से बजट बनाया जाएगा। तो बजट के जो हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, और बजट के शिकार वो निर्बल हैं। तो हमें लगा कि नहीं, अब हमें भी राजनीति में बजट का शिकार लोगों को बजट का हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। राजनीति के शिकार जो है वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। तो राजनीति का वो पन्ना हमें दूसरा वाला लिखा, तीसरा, कि द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन ऑफ डेमोक्रेसी, कि सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है, उसके नेता इसे खरीद लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, धमका दिए जाते हैं, और विधानसभा लोकसभा के बाउंड्री के बाहर ही सामाजिक संगठन रहता है, और भाग्य विधान जो होता है वो विधानसभा में लिखा जाता है। तो इसके लिए एक दल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके चौथे पन्ने में लिखा था द रियल गॉड इज वोटर इन डेमोक्रेसी। हमने कहा असली भगवान वोटर है। आज पता चला ये घूम रहा रोड पर, ये पौआ पिरा रहे हैं भगवान को, हाथ जोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं। ये जनता जो है यही जनार्दन है, यही तो हमारे भाग्य विधाता हैं। हम तो झूठे नेताओं के चक्कर में घूम रहे हैं तो आज 10 साल से 15 साल से। अब चलो जनता के बीच में घूमो, उनकी भी समस्या सॉल्व करो और हमारे पैसे भी समझ। तो इसलिए हमें पार्टी बनानी पड़ी, और पार्टी बनाने के लिए राजनीति में आने के बाद गहराई से पता चला कि इसमें जो पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड लोग हैं वो पावर पैसे में हैं, और जो पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं वो पाँव में घूम रहे हैं इधर उधर। तो पता चला कि ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो देश को आज़ाद कराने वाली। पढ़ने में पता चला कि अंग्रेज जो है जब इस देश में आए, कानून बनाया, पता चला कि हमारे लोगों ने, अंग्रेज़ों को पहले सड़क नहीं थी, नदियों में हमारे लोग चलते थे, तो नदियों में लड़ाई, नदियों में अंग्रेज़ों मुगलों से, और अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना दिया, कानून बनाकर मछुआरों को उजाड़ दिया। कहा ये मछुआरे बहुत जन्मजात अपराधी हैं। स्टीफन नामक सांसद ने लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, और ये जो है बदमाश जो है, बहुत बदमाश जातियाँ हैं निषाद, इन्हें उजाड़ो। अब निषादों को उजाड़ा, इनके साथ जो खाना दिया उन्हें उजाड़ दिया, जो
हथियार दिए उन्हें उजाड़ दिया। पता था 578 जातियों को देश में कानून बनाकर अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। 193 जातियां रोड पर घूम रही हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़क पर हैं। उनका ठेला देखिएगा तो राणा प्रताप का चिन्ह लगा हुआ। पूछो क्यों भाई, क्या रोड पर घूम रहे हो? कहते हैं मेरे बाप जो है राणा प्रताप को हथियार बना के दिए थे, अब मुगलों ने उजाड़ दिया। उनका क्या दर्द है, देश को आज़ाद कराए हों। तो पता चला कि कुछ है नहीं। इस देश में दो सोच है। एक सोच है कि जो है कि अपर कास्ट या बड़े लोग भगवान के भेजे हुए आदमी हैं। पत देखिए, हमें एक किताब में लेख मिलने को पड़ा, ये बहुत ज़रूरी है, 2 मिनट का और है कि पहला फर्स्ट मीटिंग द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन इलाहाबाद। तो उसमें ये पता चला कि उन्होंने एक मीटिंग में लोगों से कहा कि हे भाई हमारे टीम के लोग, कि आज के बाद इस देश में दो सोच है। हम बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। आज के हम लोग जो है बड़े लोग इसलिए हैं कि छोटे लोग छोटा बनते हैं। कि देखिए, सोच की वजह से हम बड़े हैं, सोच की वजह से छोटा है। हम लोग मानते हैं कि पिछला जन्म बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग अच्छे घर में पैदा हो गए। अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड, कि अगर दूसरी जातियां लोग हैं वो भगवान के द्वारा वापस भेजी गई है कि सेवा करेंगे है। कि बट टुडे वी आर यू एंड अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड बट अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड। तो पता चला कि लेकिन ऐसा है कि 25 नवंबर 1949 को एक किताब छप गई है जो है संविधान, और संविधान अब 25 दिन बाद लागू हो जाएगा। 31 दिसंबर 1949 का एक मीटिंग है कि 1 महीने बाद ये संविधान लागू हो जाएगा। और संविधान के मुताबिक वी आर यू एंड अपर कास्ट इज नॉट चूजन बाय गॉड, इधर चूजन बाय पब्लिक। पब्लिक चुनेगी तब बड़े रह जाएंगे। अब पब्लिक किसी को चुन देगी वो बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं ये कह रहा था एक लाइन कि आज के दिन में आज इसमें लिखा गया कि सारे लोगों को, जिसको जनता चुन लेगी बड़े हो जाएंगे। जनता जिसे चाहेगी वही अपनी समस्याओं का समाधान होगा। तो देश में जनता के बीच में जाने के लिए हमने पार्टी बनाई और समस्याओं के समाधान के लिए आए। इसलिए डॉक्टर सिंह जी कहना चाहते हैं, हमसे सुन लेते हैं। हाँ, तब राजनीति में आ गए ना, राजनीति का क्वेश्चन चलेगा। बहुत संजय जी के जहन में बहुत कुछ भरा है जो आज इस मंच पे ये चाह रहे हैं कि सब उजागर हो जाए। तो संजय जी, चुनावी माहौल भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है निषाद पार्टी। इस बार क्या लगता है, कितनी सीटों की दरकार है आपको भारतीय जनता पार्टी से? और दूसरा सवाल इसी में मैं ये भी और डाउन करके आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इस बार जो चुनाव है वो कमल के फूल पर ही लड़ेंगे आप? देखिए, एनडीए का नाम लिया तो आज इतिहास कहते ना कि एनडीए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न थे उनके समय में बना था। और सौभाग्यशाली है 39 पार्टियों में हम एक पार्टी आज निषाद पार्टी भी है। और मैं अभी जो बताया, राजनीति का खेल ये कि जनता जिसके साथ है वही पावर में है। तो जनता त्रेता में भगवान राम को सहायता की जरूरत थी, निषाद राज को गले लगाए। निषाद राज ने सेना देके रावण राज खत्म किया। तो मैं भी एक सेना बनाया हूं, इसलिए मोदी जी ने हमें गले लगाया, योगी जी ने। तो सेना का सहारा से, उस सेना से हम जीत के। मैं सेना तो काम कर रही है लेकिन सीटियां तो नहीं मिल रही है ना, कितनी सीट पे लड़ेंगे वो बताइए। तो उस त्रेता में जो सेना थी निषाद राज की, उस सीट के लिए थोड़ी थी, जीत के लिए थी। नहीं, लेकिन ये निषाद पार्टी तो सीट के लिए भी है ना। एक ही जीत थी कि राज आए, सुख का राज आए, सुख के राज के लिए वो जीत थी। और सुख का राज आया जब निषाद राज भगवान राम दोनों कैबिनेट में बैठे तो नीति बनी। तो नीति से समस्याओं का समाधान हुआ। तो नेता से नीति नहीं, पार्टी से नीति बनती है। तो हम लोग चाहते हैं कि निषाद पार्टी लोकसभा में जाए, अपने सिंबल पे जाए। इस बार हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं। और यही नहीं, अभी मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले बार चुनाव लड़ा था, इस बार सहयोग किया। अभी बिहार में भी हम 15 दिन बाद जा रहे हैं, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम लग रहा है। और पूरे बिहार के निषाद इंतजार करें, झारखंड के निषाद इंतजार करें, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश। निषाद पार्टी जो है बिहार में और झारखंड में भी टिकट मांगेगी। नहीं, हम देखे, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम तो देने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं। देने वाले मोदी जी योगी जी हैं, देने वाले, देते भी हैं। 2017 में एक सीट था, उन्होंने 15 सीट दिया, 15 में 11 मैंने हारी सीट लिया, 5 उनके सिंबल पर लिया। हमने तो कोई लिया ही नहीं उनसे, एक भाई 11 तो हारी लिया और 5 उनके सिंबल पर लिया। तो हम तो देने वाले हैं, उनको जीत दे रहे हैं। हम सहायता 11 सीट जीत कर दिया। चाहते हैं कि आप जीत दे रहे हैं तो वो भी आपको कुछ निश्चित रूप से, और देंगे भी।
देंगे भी। और हमें उम्मीद है कि भोजन भरी थाली हमारी लोकसभा में जाएगी इस बार। पिछले बार 23 दिन का समय था, उन्होंने तो हमें लड़ने के लिए दिया था भोजन भरी थाली, लेकिन जो 8 सीटें बची थी उसमें से कहीं हम जीत नहीं रहे थे। वहाँ हमारा बूथ नहीं गठन था, तो हमारा झंडा टोपी बूथ कौन लगाता, कौन वोट डलवाता, इसलिए वहाँ इंजीनियर प्रवीण निषाद को कमल चुनाव चिन्ह से भेजना पड़ा। जीत चाहिए, क्योंकि जीत में जहन में एक और मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आपके बड़के भैया कब बनेंगे मंत्री? ओम प्रकाश राजभर जी, कुछ है पता? मैं कह रहा हूँ कि मंत्री बने, मैं स्वागत के लिए खड़ा हूँ। भैया पहले हमसे पहले मंत्री रहे हैं और एनडीए के पार्ट रहे हैं, और किसी कारण भैया उधर चले गए थे। और मैं यही चाहूँगा कि भैया और हमारे दोनों की जो जातियाँ हैं, जिन जातियों के हम लोग नेता हैं, उनकी समस्या एक जैसे है। भैया आए तो हम लोग दोनों लोग मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और धैर्य राजनीति में देखिए, मैं 2019 में आया, 2020 रहा, 21 में एमएलसी बना, 22 में मंत्री बना। मंत्री जी, भैया तो देखिए कह चुके हैं कि मैं तो गब्बर बन चुका हूँ, मेरी आवाज 50-50 कोस दूर जाती है, तो माँ कहती है सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएंगे, राजभर देखिए मैं तो मुझे बताया था अभी मुझे। हम तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के एक आध बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम मर्यादा के अंदर रह के अपनी भाषा प्रयोग करते हैं, मर्यादित रहें। मैं तो चाहता हूँ भैया जल्दी से बने और हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आपके भैया ये भी कहते हैं निषाद जी कि जितने भी नेता हैं सभी दो मुंह है सांप हैं। ऐसा क्या गुस्सा है उनका? लगातार इंटरव्यू में वो बोलते हैं, हमने कहा मंत्री तो आप भी हैं, नेता तो आप भी हैं, आप तो कह रहे हैं हाँ मैं भी हूं। इसका जवाब तो भैया ही देंगे, लेकिन हम अपना जवाब दे दें कि हम लोग राजनीति को सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि राजनीति एक अभिभावक के रूप में है। तो हम चाहते हैं कि जो जितने भी बिखरे हुए बचे हुए समुदाय हैं, माननीय मोदी जी ने जो चिंता की है आज 70 साल में, माननीय योगी जी ने जितना किया है, तो उनके साथ रहकर जो छूटे हुए लोग हैं उनको हम विकास की मुख्यधारा में ला सकें, इसीलिए मैं राजनीति में आया हूँ। अब भैया क्या कहते हैं उसका जवाब भैया दे सकते हैं, लेकिन आज के दिन में राजनीति में लोगों के भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। हम लोग भावनाओं के अनुरूप हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से आप नाराज चल रहे हैं लगातार, और आला कमान तक आपने ये संदेश भी पहुंचाया है। क्या नाराजगी की वजह है? देखिए, मित्रता एक है निषाद राज भगवान राम की। 56 फुट की मूर्ति आज के दिन में मैंने मेरे प्रयास से आज निषाद राज के किले पर लगी। वो स्वर्ग भूमि है, पर्यटक स्थल घोषित है, 20 करोड़ 38 लाख। तो मित्रता का मतलब मित्रता होनी चाहिए। तो मैं मित्र हूं अगर भारतीय जनता पार्टी का, तो आज के दिन में अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मैं पार्ट हूं, और हम लोग दिल्ली में संकल्प लेके आए हैं 39 पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है, चुनाव लड़के जीतना, 330 बार एनडीए सरकार होगी और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना है। तो जनता के लिए वादा करके अगर दिल्ली में आए, तो जो नेता वोट खराब करेगा वो कहीं रहेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी में रहे चाहे बाहर रहेगा, हमें तो कहना ही पड़ेगा शीर्ष नेतृत्व से। नाराजगी नहीं, हम संदेश वाहक हैं। हमने बता दिया कि जो व्यक्ति कहता हो कि नहीं ये निषाद पार्टी का कैंडिडेट है, कमल चुनाव चिन्ह लड़ता है, उसे वोट न दिया जाए, तो इसका मतलब वो कमाल का दुष्प्रचार करता हो और जाके कहता हो आरक्षण नहीं वोट नहीं, तो इसके मतलब वोट किसको दिलाओगे? इसके मतलब विपक्ष को दिलाओगे। आरक्षण तो मोदी दे रहे हैं महिलाओं को या फिर अपर कास्ट को, तो हमारा भी आरक्षण मोदी देंगे तो वही देंगे जो आरक्षण की। आखिर आज के दिन में कोई नेता ही कहता हो कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो आखिर वोट किसको देंगे? आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के तहत आज नहीं कल मिलेगा, उसका सार्थक प्रयास चल रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से समाज को गुमराह करें, समाज को इस मिशन से, मोदी मिशन से दूर करें, डॉक्टर संजय से, अगर डॉक्टर संजय से दूर करता है इसका मतलब मोदी जी योगी से दूर कर रहा है आदमी। क्योंकि हमारे सहारे आज के दिन में बसपा सपा एक हो गए थे 2019 में, लेकिन ऐतिहासिक जीत दिया, 18% निषादों ने हमने दिया, 2022 में दिया, 2023 में देखेंगे नगर निगम, नगर पंचायत, महानगर के चुनाव हुए हैं, तो नदियों के किनारे निषाद भरे हैं, नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर हैं और सब जीत हमने दिया है। तो इसके मतलब ये निषाद अगर हमारे सहारे आज एनडीए को वोट दे रहे हैं और वोट कोई गुमराह करे, तो इसके मतलब वो भाजपा में रह के भाजपा का नुकसान करा। तो ये हम तो ये संदेश देंगे, सीधा दुश्मन है, बस बात खत्म। अब हम ये शब्द नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसे तो जरूर कह सकते हैं कि ऐसे बहुत लोग हैं आस्तीन के सांप होते हैं, उसे दुश्मन न कहा जाए, आस्तीन के सांप कहा जाए तो बेहतर है। हाँ, निश्चित रूप से वो तो पहचान होती है। आपका संगठन भी बढ़ रहा है, आप हरियाणा होकर के आए हैं, लगातार संगठन बढ़ रहा है, तो क्या लगता है ये सब एनडीए पर दबाव कहीं ना कहीं बना पाएगा?
नहीं, देखिए आज के दिन में दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विश्व के स्तर की बहुत बड़ा संगठन और पार्टी है, क्योंकि दुनिया के कल्याण के लिए मोदी सोचते हैं। आज चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे योग हो, चाहे पर्यावरण हो, तो अगर मोदी दुनिया के कल्याण के लिए सोचते हैं तो हम भी मछुआरे जो छूटे हुए थे देश के, आखिर 67 साल में कांग्रेस ने 3,000 करोड़ रुपया केवल दिया मछुआरों के विकास के लिए। तो मोदी जी ने अगर 39,000 करोड़ रुपया 6 साल में दिया, तो अगर मोदी जी के पास मैं संदेश जब पहुंचाया, मोदी जी का चिंतन हुआ, उनका निगाह गया नदी के किनारे, तो उन्होंने योजनाएं बनी। मछुआ कल्याण कोष के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा और निषाद राजबोट योजना हो, चाहे उनका फ्री का बीमा हो, चाहे किसान के, तो ये चीज़ें अगर हम हरियाणा के भी निषाद उपेक्षित हैं, हरियाणा के भी हर प्रदेश में मछुआरे हैं जो उपेक्षित हैं, तो हमारा काम होता है कि उनके पास जाते हैं तो उनसे बताते हैं भाई इधर उधर घूमने से कोई मतलब नहीं है, ये पौवा और पैसा का जो बिकाऊं पियाऊं का लेवी लगाए वो हटा दो, तुम्हारा झुआ भर वोट है, ये पार्टी का लेवी लगा दो, मोदी जी के साथ आओ, अपनी समस्याओं का समाधान कराओ। जब एक झंडे के नीचे आएंगे तभी उनकी कोई पहचान है, नहीं तो पता चला कि वोट भी देते हैं और पता चला उनकी कोई पहचान भी नहीं है। पता चला जीत तो जाएंगे, हमने पता है मोदी तो जीतेंगे ही, वो तो तय कोई और है नहीं, पूरे सारे विपक्ष में कुछ है नहीं। लेकिन उस जीत में अगर आप सहायक होंगे, जीत में आपका एक स्थान होगा, जीत में आपका एक मौका होगा, एक मैसेज जाएगा, तो उससे आपको नीति बनवाने में जीत के बाद अच्छा होगा। इसलिए हम दूसरे बेहद दिलचस्प आपका राजनीतिक जीवन रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय निषाद जी। बधाई आपको, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को हमारे तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से धन्यवाद। और संजय जी के बारे में एक चीज़ ये बता दूं, दवा खा करके ये प्रतिदिन काम करते हैं, ये खुद क्योंकि डॉक्टर है, लेकिन इतना काम का इन पे लोड रहता है कि सुबह से ही ब्लड प्रेशर की दवा और पता नहीं क्या क्या खा के एकदम निरंतर लगातार एक्टिव रहते हैं। नहीं, मैं मिलेट्स भी खाता हूँ, भोजन में मिलेट्स में। आज कोरोना के समय कोरोना हुआ था हमें और सांसद जी को, लेकिन मैं तो मिलेट्स और वो सिट्रस जूस जो है वो 12 गिलास डेली मौसमी का जूस पीता था, चूँकि विटामिन सी ही वायरस को मारता है, और वायरस को मार दिया मैंने, तो और मैं ठीक हो गया। तो सबको यही कहता हूँ, सब स्वस्थ। अभी कोविड फिर बढ़ रहा है, तो अब था नहीं, अब फिर से आपको डेली हम लोग जो है डेली हम सिट्रस फल खाते हैं। अपने वजन के हिसाब से 1 कुंटल 17 किलो थे, अब घट के आज 97 किलो हैं। 1 किलो फल खाता हूँ 4 प्रकार का, और 1 किलो सलाद खाता हूँ 4 प्रकार का। बाकी रोटी दाल सब्जी जो मिल जाता खाता हूँ। और इंसुलिन पहले 4 बार लगता था, ख़त्म हो गया, 1 बार भी नहीं लगता 1-2 साल से। तो मैं स्वस्थ हूँ आपकी कृपा से, और बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने